नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। लॉकडाउन 4 में मिली छूट कहीं आफत ना बन जाए, ये एक बड़ा सवाल है। राहत की बात करना यहां पर मुनासिब नहीं होगा क्योंकि राहत मिलने के संकेत कहीं से भी नहीं मिल रहे हैं। कल लॉकडाउन 4 का पहला दिन था और आज का आंकड़ा हम देखें तो ये 1 लाख के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में करीब 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो छूट है वो राहत बनेगी या खतरा लेकर आएगी, और इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि जो अब नई गाइडलाइन आई है चौथे चरण के लॉकडाउन में छूट ही छूट मिली है, लेकिन क्या ये छूट आपके लिए राहत है या फिर गंभीर आफत? आज यही सवाल और इसी पर चर्चा करेंगे। तो लॉकडाउन 4 में सरकार ने अर्थव्यवस्था की चुनौती को स्वीकार कर लिया है और इसे स्वीकार करते हुए प्रदेश भर में बम्पर राहत पैकेज तैयार किया गया और आमजन को राहत दी गई। बाजार खुल गए हैं, देश पटरी पर लौट रहा है, लेकिन ये महामारी जो है ये विकराल रूप लेती जा रही है और अब जो छूट दी गई है उससे राहत मिलेगी या ये आफत बनकर देश के सामने आने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर ही हम आज संवाददाताओं से चर्चा करेंगे कि आखिर लॉकडाउन 4 में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या वाकई में लोग छूट जो मिली है उसका फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या नियमों को भी ध्यान में रखते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्या मास्क पहनकर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। तो बाजार खुल चुके हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डूब रही थी उसको उठाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब क्योंकि कोरोना के साथ ही हमें रहना है तो ऐसे में बाजारों को खोला जाएगा और बाजार खुल चुके हैं। औद्योगिक इकाइयां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और हरियाणा से हमारे साथ ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। मनीष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है और ऐसे में एक दिन की अगर हम बात करें तो आंकड़ा 4000 से ज़्यादा सामने आ रहा है, जो कि बढ़ चुका है 4000 आंकड़ा, और अब पूरा कुल आंकड़े की बात करें तो ये 1 लाख के पार पहुँच गया है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये छूट राहत देगी या आफत बनेगी? देखिए प्रीति, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर पूरे देश की बात करें तो आंकड़ा वाकई में बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में कल की अगर बात करें तो कल से लेके आज तक अभी तक की बात करें तो 950 का आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन वहीं पर अगर हम ठीक होने की बात अगर कर रहे हैं तो अभी जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो मात्र 316 रह गई है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से कहा था कि इस बार जब लॉकडाउन 4 शुरू होगा तो हरियाणा में जो जनजीवन है उसको पटरी पे लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और कल आपने देखा जैसा गाइडलाइन आया हरियाणा सरकार की तरफ से कि उद्योग को उस कंटेनमेंट जोन जो है वो अगर उसमें नहीं आता है तो जहां भी उद्योग है उसको 100% चलाने की अनुमति दी गई है। वहीं पे अगर हम बात करें तो रोडवेज की बात करें तो हरियाणा राज्य एक पहला ऐसा राज्य है जहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश से सटते हुए जितने भी प्रदेश है, यानी मैं बात करूँ की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, पंजाब की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, यहां तक हरियाणा की रोडवेज की जो बसें हैं वो आज से दौड़नी शुरू हो गई है। लेकिन वहीं पर जब बात ये आती है कि आखिरकार ये जो राहत दी गई है वो राहत बनी रहेगी या आफत बन के आएगी। देखिए हरियाणा का जनता जो है वो हरियाणा सरकार को पूरा कोऑपरेट कर रही है। मनीष जी, राहत के यहाँ पर संकेत मिल नहीं रहे हैं, राहत के संकेत नहीं मिल रहे हैं, आफत ही इसको कहा जा सकता है अब तक, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि नई गाइडलाइन का किस तरीके से प्रशासन पालन करवाएगा। ये एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर प्रशासन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह है कि जिस हिसाब से हरियाणा में आंकड़ा बढ़ा लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक की अगर बात करें
तो उसके बाद लॉकडाउन 1 से लेके लॉकडाउन 2 के बीच में जो था वो हरियाणा एक ऐसा पहला प्रदेश था जहां पे ठीक होने की जो संख्या थी वो 78-80% तक थी। लेकिन लॉकडाउन 2 और 3 की बात करें तो संख्या जो है वो जो बीमारी होने की जो संख्या है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई और ठीक होने की संख्या एक बार फिर गिर के 40-42 तक पहुंच गई थी। लेकिन अब अगर दोबारा बात करें तो आंकड़ा फिर 65% से ऊपर पहुंच चुका है ठीक होने का। तो कहीं न कहीं हरियाणा के लोग जो हैं वो जागरूक हैं, हरियाणा के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं सरकार की जो आदेश उपदेश है उसको मान रहे हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हरियाणा से सटता हुआ एनसीआर का इलाका जो कि दिल्ली के साथ साथ है, जैसे सोनीपत है, गुड़गांव है, झज्जर है, बहादुरगढ़ है, ये जो इलाका है कहीं न कहीं जो मरीजों की संख्या की वृद्धि जो हो रही है वो इन्हीं इलाकों में हो रही है। इसीलिए हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ शब्दों में कहा, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो कोरोना का जो दिल्ली से जो कोरोना चल के हरियाणा में आ रहा है उसके लिए राज्य की जो सीमाएं हैं उसको पूर्णतया सील किया गया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे आप सील नहीं कर सकते हैं। फिर राज्य सरकार ने उसमें अमेंडमेंट करके ये कहा कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली से आ रहा है हरियाणा में पहले उसको कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसकी एंट्री बैन है, अगर वो कोरोना निगेटिव होता है तो वो हरियाणा में आ सकता है। तो इसके जो ये कल से जो ये सारा का सारा बॉर्डर पे जो ये नियम लागू हुआ है तो अब आप आगे देखेंगे कि हरियाणा में जो है मरीजों की संख्या में काफी जो है वो गिरावट आएगी। लेकिन रही बात बॉर्डर पर दूसरी, जो मैं यहाँ नियम पे की एक बात बात और की भी जा आपको रही है बताना ये चाहूंगा। कारगर सिद्ध कैसे साबित होगा? कोरोना रिपोर्ट किसी ने एक बार कोरोना टेस्ट करवा लिया उसके बाद वो दोबारा से दिल्ली आवाजाही कर रहा है हरियाणा से, तो कोरोना पॉजिटिव तो कभी भी हो सकता है। तो एक टेस्ट के आधार पर कब तक उसको इजाजत दी जाएगी आने जाने की? देखिए प्रीति, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हेल्थ सर्टिफिकेट जब कोई भी आता है वहाँ से तो हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो लेके आएगा। अगर उसके पास वो नहीं है तो वो हरियाणा में एंट्री नहीं कर सकता है। देखिए दूसरी बात ये थी यहाँ पे कि सब्जी मंडी को लेके, जैसे झज्जर में सब्जी मंडी को लेके बार बार बात आई कि मंडी में से ही जो है वो कोरोना का विस्फोट हुआ और वो इतनी संख्या में आज वहाँ पे कोरोना हो चुका है। देखिए इसके लिए भी सरकार ने पूर्णतया जो व्यवस्थाएं की है वो तारीफे काबिल है, लेकिन व्यवस्था को लागू करवाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आज भी सुबह हमने मंडी में देखा, मंडी में जो लोग हैं वो मंडी के गेट पे जो है वो मास्क की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। मंडी के गेट पे जो है वो सैनिटाइजर, स्टार्टिंग में लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की अगर बात करें तो मंडी के गेट पे जो है वो सैनिटाइजर लेके भी आदमी खड़ा था। ऐसे हालात देखे गए कि उन हालातों को देखकर ये लगता ही नहीं कि देश में लॉकडाउन है। उसके बाद जिस तरीके से सब्जी मंडी से ही कोरोना के मरीज निकले और संक्रमण फैला तेजी से, अब भी उसी तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि ये छूट जो है ये राहत देगी? देखिए प्रीति, मैं वही आपको कह रहा था, सरकार के द्वारा बनाया गया कानून और उसको पालन करवाना, जो अधिकारी जिस जगह पे हैं, नोडल अधिकारी हैं या नोडल अधिकारी ने जो अधिकारी नियुक्त किए हैं कि जो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक मंडी में ड्यूटी देगा, वहाँ पे दरअसल सच्चाई ये है कि 4 बजे जो पहुँचता है वो सिर्फ ये कहता है कि आपने मंडी में जाना नहीं है। ना तो वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना वहाँ पे मास्क की व्यवस्था है। तो सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार अगर आपको पूरी जनजीवन पटरी पर लेके आना है तो कहीं ना कहीं आपको हर तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिरकार यहाँ से कोई भी आदमी जाए, अगर उसके पास मास्क नहीं है तो मास्क दिया जाए, अगर उसके हाथ में वहाँ पे सैनिटाइजर लगाने वाले की जो कागज़ों में ड्यूटी है वो कागज़ों में नहीं बल्कि गेट पे बिठा के उसकी ड्यूटी दिया जाए। जैसे गेहूँ खरीद का अभी समय चल रहा है, ये किस्मत है हरियाणा का कि हरियाणा में गेहूँ खरीद के दौरान ये एक बड़ी चुनौती है कि गाइडलाइन को जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाए, कैसे फॉलो करवाया जाए। शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत जानकारी के लिए। इस बीच हमारे साथ राजस्थान से संदीप अग्रवाल और धर्मवीर गिल अमृतसर से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, राजस्थान की अगर हम बात कर लें, आंकड़ा लगातार वहां पर भी बढ़ रहा है, लेकिन गाइडलाइन जो अब सरकार की तरफ से जारी की गई है और छूट दे दी गई है, ऐसे में अब हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनको फॉलो करवाया जाएगा। पहले मास्क जरूरी था, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी थी,
उनका ही पालन करवाने में प्रशासन को यहाँ पर परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा था, लेकिन अब बाकी चीज़ें भी खोल दी गई हैं। तो ऐसे में क्या ये देख पा रहे हैं वहाँ पर कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, बाजारों में भीड़ कम दिख रही है? कैसी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल प्रति ये बिल्कुल सत्य है और आपने सही कहा कि लॉकडाउन 3 के बाद में जो रियायतें लगातार जारी है और लगातार दी जा रही है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की बात करें तो उनमें आमजन जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग की जो प्रक्रिया है वो निर्देशानुसार जारी है, लेकिन आमजन कहीं ना कहीं लापरवाही बरता नजर आ रहा है क्योंकि आमजन जो है सड़कों पर लगातार बेवजह घूम रहा है और मनमर्जी से कार्य कर रहा है क्योंकि जो कोरोना महामारी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है लॉकडाउन 4 में, वो सैलून की बात करें, बार्बर शॉप की बात करें, ऐसे में कहीं ना कहीं ये संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ये वक्त बताएगा, देखने वाला वक्त बताएगा कि आगे तक कितने बढ़ सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि आमजन जो है कहीं ना कहीं आमजन कितने जागरूक दिख रहे हैं इन गाइडलाइन को लेकर? लोगों को क्या इनके बारे में जानकारी है कि क्या चीज़ जो गाइडलाइन आई है उनको किस तरीके से फॉलो करना है, क्या क्या गाइडलाइन है जिन्हें फॉलो करना है? कितना जागरूक आमजन दिख रहा है? देखिए बेटी, जिस प्रकार 2003 में जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें रियायतें भी दी गई थी, उसके बाद से आदमी जो आमजन है लगातार घर में कैद होकर रह गया था और आज वो इस कोरोना महामारी के भय से नहीं बल्कि उनकी मनमर्जी से कार्य कर रहा है और ये मनमर्जी कहीं ना कहीं बहुत बड़े संक्रमण को बढ़ावा देगी। और रही बात आमजन अवेयर होते हुए भी नासमझी कर रहा है, लोगों को लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं क्राइसिस आएगी, दुकान खुलेगा नहीं खुलेगा और खाना क्या खाएंगे, क्यों कमाई वमाई है नहीं, दुकानें बंद हो रखी हैं। ऐसे में आमजन जो है लगातार लापरवाही बरतता हुआ सड़कों पर घूम रहा है और मन मर्जी तरीके से काम कर रहा है और दुकानें खोल रहा है। ऐसे में ये कहा जाना बिल्कुल सही होगा कि जो आमजन हो उसको भी सोचना पड़ेगा, जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुपालना में जो आमजन है वो अगर वो कार्य करेगा तो ही सुरक्षित रह पाएगा, अन्यथा पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी घातक चीज होगी। बिल्कुल, ये घातक तो होगा ही अगर लोग इसका पालन नहीं करेंगे, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखें, ग्राउंड पर देखें तो ये गाइडलाइनों का पालन होता हुआ कितना दिखाई दे रहा है? क्योंकि आज लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन है और दूसरे दिन क्या कुछ देख पा रहे हैं आप ग्राउंड पर कि क्या लोग पालन कर रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, ऐसे में लॉकडाउन 4 के सेकंड डे की बात करें, जयपुर की बात करें, जयपुर में लगातार सड़कें भरी हैं। जो लॉकडाउन 3 तक खाली हुआ करती थी, सुनसान सड़कें हुआ करती थी, आज मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि लगातार सड़कें हैं जो भरी हुई हैं और मोटर जो है गाड़ियां मोटर जो है लगातार आवागमन कर रही है। उनको कोई प्रकार का लॉकडाउन का भय नहीं है, ना ही कोरोना महामारी का भय है और ना ही आमदन की चिंता है, क्योंकि आमदन जो है वो स्वयं की स्वार्थ को देख रहा है और ये नहीं देख रहा कि अगर इस कोरोना महामारी से संक्रमित ना होता हूँ तो मैं मेरे परिवार, बच्चों और सहित अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकता हूँ। ऐसे में यह कह जाना गलत नहीं होगा कि जो सरकार है उसको सख्ती बरतनी पड़ेगी लॉकडाउन 4 में भी, और जो पहले सेकंड तक सख्ती बरती गई थी उस हिसाब से आज 4 में भी सख्ती बरतनी पड़ेगी। और लगातार जो पुलिस महकमा है या ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो देख रहे हैं अजयपाल लांबा जो एडिशनल कमिश्नर है, उनको भी साफ साफ कहना है कि आमजन जो है लापरवाही बरत के सतर्क रहना होगा और जो लॉकडाउन सेकंड तक जो रियायतें दी गई थी या फिर सेकंड तक जो उन्होंने सावधानी बरती वो 4 में भी बरतना जरूरी हो जाएगा। इसलिए तभी जाके कोरोना की महामारी है वो यहाँ पर आसानी से खत्म हो पाएगी, अन्यथा बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। जी, शुक्रिया संदीप अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मवीर गिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, पंजाब से कर्फ्यू में ढील दे दी गई है, कर्फ्यू हटा दिया गया है, लॉकडाउन अभी भी वहां पर जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से जो रियायतें दी गई हैं उसके बाद क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है वहां पर? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि लॉकडाउन है वो 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन पंजाब की बात करें तो कर्फ्यू था पहले और कर्फ्यू हटाकर अभी जो है आम जनजीवन है उसको पटरी पे लाया जा रहा है। और बात की जाए अगर अमृतसर की, तो अमृतसर में ऐसा माहौल है कि जैसे अभी बाजारों में भीड़ नजर आ रही है और सोशल डिस्टेंस की थोड़ी धज्जियां भी उठाई जा रही हैं कहीं पे, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है लेकिन कर्फ्यू खत्म हो गया है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है कि लॉकडाउन में क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। उसके चलते जो लोग रोड पे नजर आ रहे हैं और भारी मात्रा में जो है, भारी तादाद में जो है बाजारों में भी भीड़ नजर आ रही है। जी, पंजाब में जो दुकानें खुलने का समय है, क्या उसमें कोई बदलाव किया गया है या पहले की तरह ही खुल रही हैं? नहीं, बदलाव तो हुआ जी। अभी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक है जो पंजाब में दुकानें खुलेंगी और 7 बजे से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक है जो कर्फ्यू रहेगा, कोई किसी को भी घर से बाहर जाने की मनाही है। लेकिन बात की जाए अगर प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है जनता को कि बाहर नहीं निकलना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी ट्रांसपोर्ट भी है जो सुबह कल बुधवार से यानी कि बसें भी शुरू हो जाएगी, बस सेवाएं भी शुरू होने वाली हैं। उसके चलते जिला स्तर पे जो है बसें चलाई जाएंगी।
जी। और इस बीच हमारे साथ यूपी से अमितेश श्रीवास्तव भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। अमितेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में श्रमिकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि जिस तरीके से सरकार उनसे निपट रही है वो भी देख रहे हैं हम, लेकिन अब जब लॉकडाउन फोर्स शुरू हो गया है, रियायतें और ज़्यादा दे दी गई हैं, तो उसके बाद हम धरातल पर देखें तो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो किस तरीके से इस चुनौती से निपट रहे हैं? देखिए प्रीति, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने चुनौती बड़ी है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा राज्य है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो बैठकों का जो दौर है वो उनका जारी है। अभी भी जो बैठक है वो टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या उत्तर प्रदेश में इन दिनों ये आ रही है कि जो श्रमिक बाहर से, अन्य राज्यों से जो श्रमिक उत्तर प्रदेश अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे आ रहे हैं, उनको घर तक पहुंचाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और इस चुनौती को सरकार ने हालांकि स्वीकार किया है, लेकिन अभी भी जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो तस्वीर दुखद तस्वीर है। अभी भी तमाम जो श्रमिक हैं नोएडा, गाजियाबाद में फंसे हुए हैं, वो घर आना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये भी है कि सरकारी जो दावे हैं वो बड़े बड़े हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर प्रति जो अगर दावों की अगर बात करें तो वो उन दावों की पूरी तरह से हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। जो इंतजाम, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी सरकारी तौर पर, वो कहीं ना कहीं उसमें यूपी सरकार पूरी लेकिन तरह से अमितेश फेल जी, रही आप है। देखिए, एक चीज, सरकार काफी गहन मंथन के बाद ये रूल रेगुलेशन बना रही है, गाइडलाइन बना रही है और उनको जारी कर रही है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रही हैं चीजें। तो फिर ऐसी चीजों का क्या फायदा? और ये कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने का एक जरिया एक बनता जा रहा है। देखिए प्रीति, सरकारों का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है उसका नतीजा भी सामने आने लगा है। आप देखिए, लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और प्रदेश के हर जिले में अगर हम बात करें, चाहे गोरखपुर बात करें, रामपुर, मुरादाबाद, लखनऊ का अमरोहा, तमाम जगहों पे जिलों की बात करें तो हर जगह जो जिस तेजी से छोटे भी जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो हैरान और परेशान करने वाली है। और उसके पीछे मुझे लगता है कि सरकारें जिस तरह से लापरवाही थोड़ी सी दिखाई दी है, जो बाहर से तमाम जो श्रमिक अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, उनकी जो गहनता से जांच होनी चाहिए थी वो जांचें नहीं की गई हैं। तमाम श्रमिक जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उनकी आगे मजबूरी थी, वो कैसे उनको घर पहुंचना था। तो अगर सरकार जिस तरह के दावे कागजों में कर रही है प्रीति, अगर उसी तरह के दावे अगर वाकई में जमीनी हकीकत पे की गई होती तो शायद ये जो तस्वीर हमारे सामने और आपके सामने आ रही है कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है, ऐसी तस्वीर हमको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अब जो हालात हैं तमाम जगहों पे बस से बदतर होते जा रहे हैं और बहुत तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और मुझे लगता है कि दूसरी बात सरकार के सामने जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो दूसरी चुनौती जो श्रमिक बाहर से वापस लौट रहे हैं अपने यहाँ, उनके व्यापक और मुकम्मल जो इंतजाम हैं वो नहीं होने पर जिस तरह से सियासी रोटियां भी अमितेश जी, अब क्या इन श्रमिकों की संख्या में कमी आई है? क्योंकि सीएम योगी कह चुके हैं, अपील कर चुके हैं कि ना लौटे और इजाजत नहीं दी जा रही है बॉर्डर क्रॉस करके यूपी में दाखिल होने की, तो क्या उसके बाद कमी आई? और कहीं ना कहीं अब बसें भी चला दी गई हैं, अंतर्राज्यीय बसें शुरू हो गई हैं कई राज्यों से सेवा, तो उससे असर हुआ इस पर? इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन हमारे साथ धर्मवीर गिल भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं इस बीच। धर्मवीर जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाताओं से दोबारा से जुड़ेंगे, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। तो लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है, क्या ये राहत लेकर आएगी या आफत बन जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन 4.0 के तहत गाइडलाइन जारी की गई है, आखिर लोग कितने जागरूक हैं और कितना सख्ती से वो इसका पालन करा रहे हैं। और एक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर वो इन नियमों को कैसे फॉलो करवाएगी लोगों से, क्योंकि जब पहले आपने देखा होगा घरों में सब कैद थे, सख्ती से पालन हो रहा था, उस दौरान भी कुछ लोग ऐसे थे जो बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे थे। अब भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जब छूट दे दी गई है, बाजार खुल गए हैं, तो ऐसे में इन नियमों का पालन करवाना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सरकार प्रशासन के लिए। और आंकड़ा अगर हम देखें तो उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 घंटे के अंदर 4000 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए हैं और आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। तो एक बड़ी चिंता का
विषय, और ये आंकड़ा तब पार हुआ है जब छूट दे दी गई। तो ऐसे में लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है वो राहत बनेगी या आफत बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ हालांकि सरकार की तरफ से काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद, मंथन करने के बाद ये बड़ा फैसला अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ले तो लिया गया है, लेकिन क्या जनजीवन को ये ज़्यादा प्रभावित करेगा? अर्थव्यवस्था तो उठ जाएगी, लेकिन इससे लोग प्रभावित होंगे, लोग संक्रमित होंगे, तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर सरकार के लिए। लेकिन अब सरकार ने ये कदम उठाया है तो इसके क्या परिणाम होंगे ये देखने वाले होंगे। लेकिन एक दिन के जो आंकड़े हैं उसको देखें तो ये आगे ऐसा लग रहा है कि मामले जो हैं वो और बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को फिर दोबारा से इस पर कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ सकता है। तो लॉकडाउन 4.1 की अगर बड़ी बातों पर हम नज़र डालें तो ग्राहकों को, हालांकि बस सेवा शुरू कर दी गई है, लेकिन ग्राहक जो है कुछ लिमिटेड संख्या में ही सफ़र कर पाएंगे। और साथ ही बाज़ार खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स नहीं खुले हैं, किसी भी तरीके के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजन नहीं हो पाएंगे। शादियों के लिए परमिशन लेनी होगी, उसमें भी 50 लोग, और अंतिम संस्कार में 30 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे, लेकिन दर्शक वहां पर नहीं होंगे। दिल्ली समेत तमाम राज्यों ने जो है अपने अपने राज्य के हालातों को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर खोल दिए गए हैं। ये यूपी की तरफ से, दिल्ली की तरफ से कुछ गाइडलाइन है, और तमाम राज्यों की तरफ से अपने अपने स्टेट में क्या स्थिति है, कोरोना के किस तरीके से संक्रमण मामले फैल रहे हैं, उनको देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं इनका पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये राहत तो नहीं लेकिन आफत जरूर बनेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।